गाइस 60 कमेंट के बाद हाई नेक्स्ट चैप्टर आएगा, आप लोग सिर्फ सुन के चले जाते हो। यश का सबको यूनी के बारे में बताना। अब तक आपने पढ़ा कि आयु सिलेक्शन प्रोसेस रखती है जिसमें क्वालिफाई हुए लोग स्पोर्ट्स मीट के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। वही उसके बाद वह आकाश मित्तल और उसके गैंग को एक्सपोज करती है और उनको कॉलेज से पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देती है और सबको एक वार्निंग भी देती है। अब आगे यश और अभी घर पहुंच जाते हैं। यश प्रताप मेंशन आता है, वही अभी ठाकुर मेंशन चला जाता है। अभी शाम होने की वजह से बाकी लोग भी आ चुके थे और हाल में बैठे थे। एकांश और ईशान भी आ गए थे। सब लोग बैठकर बात कर रहे थे, तभी अमरनाथ जी यश को देखकर पूछते हैं, आज आपका कॉलेज कैसा गया? तो यश कुछ होते हुए कहता है, आज बहुत अच्छा गया दादू। हमारा वहां 2 और दोस्त बने थे, उनका नाम ध्रुव और कृष्णा है। कॉलेज भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छा है और वहां की मेंटेनेंस और डिसिप्लिनरी भी सच में आयु दी कमाल की है। उन्होंने इतना अच्छा कैंपस बनाया है और वहां की हर एक फैसिलिटी और हर एक रूल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर ऐसे कॉलेज हर जगह होते तो स्टूडेंट्स के मरने और डरने की कोई जरूरत नहीं होती। तो सब लोगों को उसके बातों में इंटरेस्ट आने लगा, खास करके एकांश को। वह भी यश की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपको पता है, वह बहुत ही ज्यादा अच्छा पढ़ाती है। हमने आज सिर्फ 15 मिनट पढ़ाई की थी, पर वह 15 मिनट की टॉपिक भी अब हमें अगले 50 साल तक याद रहेगी। वह इतना अच्छा पढ़ाती है। फिर आज स्पोर्ट्स मीट का सिलेक्शन था, जो कुछ दिनों बाद होने वाला है, तो उन्होंने उसके लिए सिलेक्शंस रखवाए हैं ताकि कुछ स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफी न हो। और पूरी सिलेक्शन में वह खुद सबको ऑब्जर्व कर रही थी। आपको अभी मैंने ग्रुप के बारे में बताया था ना, जो अभी मेरा दोस्त बना है। एक सीनियर ने उसके साथ चीट करने की कोशिश की, पर वह तो बच गया और गोल भी किया। इससे उसका पॉइंट बढ़ गया है। पर यह बात दी ने नोटिस की है। फिर सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद उन्होंने वहां के प्रोजेक्टर पर उस सीनियर और उसके गैंग के सभी गलत काम दिखाए हैं और उनको पूरी तरह से कॉलेज से रिस्ट्रिक्ट किया है। और यह अच्छी बात है कि उन लोगों ने जिन लोगों को बुली किया था, उनका चेहरा बिल्कुल ब्लर किया गया था, जिस वजह से हम में से किसी को भी उनका चेहरा नहीं पता। इससे उन लोगों को भी बेनिफिट है कि अब उन्हें बाकी लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। वह बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आज मेरे मन में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ गई है। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगा। तो बाकी लोग भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उनको भी आयु के इस कदम से उसके संस्कार कैसे हैं, यह पता चल रहा था और वह लोग आयु की माँ मतलब अविका जी की भी तारीफ कर रहे थे कि उन्होंने आयु को इतना अच्छा संस्कार दिया है। अब निहारिका जी कहती हैं, वैसे हम कल उससे मिले थे, हम आपको बताना भूल गए थे। तो शौर्य जी पूछते हैं, क्या आप उससे मिले थे और हमें भी नहीं बताया? तो निहारिका जी कहती हैं, कल की हड़बड़ी में हम यह भूल ही गए थे। कल वह हमें मॉल में मिली थी। वह भी अपने फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए वहां आई थी। फिर कोइंसिडेंटली हम मिले थे। तो आदित्य जी कहते हैं, वैसे तो आप सभी बातें शेयर करती हैं और यह बात क्यों नहीं बताई? वैसे आपने पता लगाया उससे कि वह कहाँ रहती है? तो निहारिका जी और प्रवालिका जी एक साथ कहती हैं, नहीं। फिर एक दूसरे की तरफ देखकर प्रवालिका जी कहती हैं, पर हमने उसका नंबर लिया है और उसका फ्री होने के समय हमारे घर आने को भी कहा है। पर हम यह बताना भूल गए थे कि हमारा घर कहाँ है। इतना कहकर वह निराश होकर एक गहरी सांस लेती है। तो एकांश उन सबकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे पता है उसका घर कहाँ है। तो सबकी नज़र उसके ऊपर जाती है। प्रवालिका जी पूछती हैं, तो बताने में इतनी देर क्यों कर रहा है? और यह बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? तो एकांश कहता है, उसका घर जन्नत पैलेस है, जो यहां से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब हमारे बगल वाला पैलेस। तो सब उसे हैरानी से देखने लगे। तो एकांश कहता है, मैंने उससे ही हमारे 3 पैलेस खरीदे थे। ये 4 पैलेस उसके ही हैं और हमने एक ब्रोकर की मदद से उसे खरीदा है। और हाँ, यह वो भी नहीं जानती थी कि उसे यह खरीदने वाला कौन है। तो सब चौंक जाते हैं।
अब नीलम्बरी जी भी खुशी से कहती हैं, तो मैं अपनी बच्ची को कल ही यहाँ बुला लूंगी। मुझे उससे मिलने का बहुत मन है। तो अमरनाथ जी कहते हैं, नहीं नीलू, अभी नहीं। हम कुछ दिन बाद उसे बुलाएंगे। वैसे हम अभी अभी यहाँ आए हैं और अभी आर्यमन की सर्जरी भी है। यह सब अच्छे से होने के बाद हम उसे यहाँ बुला लेंगे। वह आर्यमन से भी मिलेगी। तो नीलम्बरी जी सिर हिला देती हैं और बाकी सब भी उनकी बात से राजी हो जाते हैं। वे लोग भी चाहते थे कि आर्यमन जी की सर्जरी अच्छे से होने के बाद वह आराम से उसके साथ टाइम बिताए। फिर सब लोग डिनर के लिए चले जाते हैं। वही जन्नत पैलेस में इस वक्त आयु अपने रूम की बालकनी में बैठकर अपना काम कर रही थी। तभी उसके कमरे के दरवाजे को कोई नॉक करता है। तो वह अपने बगल में रखे रिमोट से एक बटन प्रेस करती है, जिससे दरवाज़ा खुल जाता है। फिर बाहर से अविका जी अंदर आती हैं और सीधे बालकनी की तरफ चली जाती हैं, क्योंकि वह जानती थी कि आयु इस समय बालकनी में ही अपना काम करती है। वह जाकर उसे देखती हैं, तो आयु अभी भी अपना काम कर रही थी। वह अपना सिर ना में हिलाकर उसके बगल में बैठ जाती है। फिर उसके हाथ से लैपटॉप लेकर साइड में रखते हुए कहती हैं, तभी तो मेरी बात सुन लिया करो। हमेशा ऐसे ही काम में डूबी रहती हो। तो आयु उनकी तरफ देखकर कहती है, मोम प्लीज, बस 2 ईमेल बचे हैं, फिर खत्म कर लूंगी। तो अविका जी कहती हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो आयु उन्हें रिक्वेस्टिंग नज़रों से देखने लगती है। तो अविका जी हार मानकर फिर से उसके हाथों में लैपटॉप दे देती हैं। तो आयु जल्दी से वो 2 ईमेल भी 5 मिनट में चेक कर लेती है। फिर लैपटॉप को साइड में रखकर सोफे से नीचे उतरकर अविका जी के पैरों के पास बैठ जाती है। फिर उनके गोद में अपना सिर रखकर पूछती है, क्या हुआ? आपको मुझसे कुछ पूछना है? तो अविका जी थोड़ी सीरियस होकर कहती हैं, मुझे आपसे एक प्रॉमिस चाहिए। वादा। अब तक आपने पढ़ा कि ऐश सबको आयु के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में सबको बताने लगता है, और उसकी बात से सब आयु से और भी इम्प्रेस हो गए थे। वहीं जन्नत पैलेस में अविका जी आयु के कमरे में आती है। अब आगे। अब आयु अविका जी की तरफ देखकर पूछती है, कैसी प्रॉमिस मम्मा? तो अविका जी सीरियस होकर कहती है, आयु, मैंने कभी आपको मेरी जिंदगी के बारे में बताया नहीं। फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, आपके पापा के बारे में। तो आयु कहती है, अगर आपने नहीं बताया तो मतलब यह है कि आप नहीं बताना चाहती, इसलिए मैंने कभी नहीं पूछा। तो अविका जी कहती है, मैं जानती हूं आयु, तुम ऐसे कोई भी काम नहीं करोगे जो मेरे दिल को दुख पहुंचाए। फिर उसके सर को सहलाते हुए कहती हैं, और मैं नहीं चाहती हूं कि आप जाने कि मेरा पास्ट क्या है। हम ऐसे ही खुश हैं। पर हम आपसे एक वादा चाहते हैं। पर उससे पहले हम कुछ और जानना भी चाहते हैं। तो आयु कहती है, आपको मुझसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। तो अविका जी पूछती है, क्या आपकी जिंदगी में कोई है? मतलब कोई जो आप पसंद करते हैं? तो आयु के सामने अचानक एकांश का चेहरा आ जाता है, पर वो अपना सर झटक लेती है और अविका जी से कहती है, नहीं मम्मा, मुझे उन चीजों के लिए टाइम नहीं है। तो अविका जी एक चैन की सांस लेती है, फिर कहती है, तो मुझे आपसे प्रॉमिस चाहिए कि आप आगे भी किसी से प्यार नहीं करेंगे और आप मेरे कहे हुए लड़के से ही शादी करेंगे। तो आयु हैरान होकर उनकी तरफ देखने लगी। वहीं अविका जी अपने सीरियस चेहरे के साथ, पर उनका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। अब आयु कहती है, मम्मा, मैं अभी कोई ऐसे रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं, ना ही शादी के लिए। तो अविका जी कहती है, मैंने कहा तुम्हें कल शादी के लिए बोल रही हूं। शादी तो अभी नहीं होगी क्योंकि मुझे अभी मेरी प्रिंसेस के लिए एक अच्छा सा वर ढूंढना है। उसके बाद ही शादी होगी। पर अभी आप वादा करो। यह कहते हुए वो अपना हाथ आगे करती है। तो आयु एक गहरी सांस लेकर उनके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है, मैं वादा करती हूं कि आप मुझे जिसको दिखाकर शादी करने को कहेंगी, मैं उसी से शादी करूंगी। ठीक है। तो अविका जी खुश हो जाती हैं और उसकी माथे को चूम लेती हैं। फिर उसको जल्दी सो जाने को कहकर वह वहां से चली जाती हैं। अब आयु भी फिर से अपना काम करने लगती है। वो नहीं जानती थी कि यह वादा आगे जाकर उसके ऊपर भारी पड़ने वाला है। वो अपना काम कर ही रही थी
तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन साउंड आती है। तो उसकी नज़र उस पर जाती है जहां स्क्वाड नज़र आ रहा था। वो फ़ोन उठाती है और ओपन करती है तो ग्रुप में यश का मैसेज था जो हेलो दी कह रहा था। तो आयु भी रिटर्न में हेलो का मैसेज भेज देती है। उसके मैसेज आते ही बाकी 6 लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। अब यश फिर से मैसेज भेजता है, हम आपके फैन बन गए। क्या वाट लगाई है आपने उन लोगों की। और मुझे आज कॉलेज में बहुत मजा आया। तो आयु मैसेज करती है, अच्छी बात है यश, अच्छे से पढ़ना। तो इस बार अभी मैसेज करता है, वह तो हम पढ़ेंगे ही। आप जो इतने अच्छे पढ़ते हो। आज आपका क्लास सिर्फ 15 मिनट का था, पर यह हमें 50 साल तक याद रहने वाला है। तो आयु मुस्कुरा देती है और मैसेज भेज देती है, ऐसे ही ध्यान से सभी क्लासेस को सुनना और साथ में उनका रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना। कभी हमें वह चीज़ याद रहेगी। और मेरी यूनिवर्सिटी का भी यही रूल है कि हम जो थ्योरी में पढ़ते हैं वह प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। यहाँ थ्योरी बहुत कम ही पढ़ने को मिलेगी। आपके एग्जाम्स और सब कुछ आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो यश और अभी एक साथ मैसेज करते हैं, यस प्रोफेसर आयरा। तो आयु के फेस पर फिर से मुस्कान आ जाती है। वहीं ईशान मैसेज करता है, हो गया आप दोनों का जो भी है। कॉलेज में देख लेना। फिर आयु का मैसेज जाता है, एंजेल, इन दोनों को इग्नोर करना। और इनका अच्छे से ध्यान रखना। वरना यह बिगड़ जाएंगे। वैसे हमें यह सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम एक प्रोफेसर भी हो और इतने अच्छे पढ़ते हो। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी का भी बहुत चर्चा सुना है हमने। तो आयु मैसेज करती है। इस बार अथर्व मैसेज करता है, हाँ, इट्स लाइक अ ड्रीम यूनिवर्सिटी फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टैंड अप। इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। तो आयु रहती है, हाँ, मैं ऐसे ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहती थी। इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया है। एंड नाउ इट इज ऑनलाइन। तो इस बार एकांश मैसेज करता है, तुम मॉम और बाकी लोगों से मिली? उन्होंने बताया था माल के बारे में। उन लोगों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? तो आयु रहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो इस बार अभी कहता है, वह क्यों परेशान होगी, शी इज गुड विद एवरीवन, है ना क्यूटी? वैसे हमें तुमसे मिलना है। कब मिलें? तो आयु आगे कुछ सोचकर कहती है, आंटी भी मुझे घर बुलाया है, पर उन्होंने बताया ही नहीं उनका घर कहाँ है। वैसे मैं अभी नहीं मिल सकती। आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क। शायद 1-2 हफ्तों में मैं खुद आपसे कहूंगी कब मिलना है। तो अर्श कहता है, जब भी तुम्हें टाइम मिले तब बता देना। हम लोग आ जाएंगे। तो आयु रहती है, वैसे आप लोग तो अभी अभी यहां शिफ्ट हुए हैं ना? आपको चीजों को मैनेज करने के लिए भी टाइम लगेगा, सो लेट इट बी। कुछ दिन बाद हम मिलेंगे। तो सब लोग हाँ का मैसेज भेजते हैं। फिर कुछ देर बाद ऐसे ही चैट करने के बाद सब एक दूसरे को गुड नाइट कहकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह मार्स हॉस्पिटल, आर्यमन जी का वार्ड। इस वक्त उस वार्ड में सिवाय आर्यमन जी के कोई नहीं था। नर्स थोड़ी देर के लिए बाहर गई हुई थी। वहीं आर्यमन जी बेड पर सोए हुए थे। उसके पास मॉनिटर रखा हुआ था और उनके मुंह पर भी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तभी अचानक से मॉनिटर में बीप साउंड ज्यादा आने लगी और आर्यमन जी की सांस भी धीरे धीरे तेज होने लगती है। फिर अचानक से वो उठकर बैठ जाते हैं और तेजी से सांस ले रहे थे। उनकी आंखें भी खुली हुई थीं। वही नर्स जो अभी अभी उस वार्ड में एंटर की थी, वो जल्दी से बाहर जाती है और डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। धीरज गुजराल। अब तक आपने पढ़ा कि अविका जी आयु से उसकी कहे हुए लड़के से ही शादी करने की वादा लेती है। वहीं हॉस्पिटल में आर्यमन जी एक दिन से बेड से उठकर खड़े हो जाते हैं। अब आगे वार्ड में डॉक्टर आर्यमन जी को चेक कर रहे थे। यह आयु के अंडर काम करने वाले सीनियर डॉक्टर हैं। यह भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। वहीं आर्यमन जी अब अपनी बॉडी के मूवमेंट कर पा रहे थे, पर ज्यादा नहीं, और वो थोड़े थोड़े बोल भी पा रहे थे। उनको चेक करने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर संतुष्टि थी। अब वो आर्यमन जी से पूछते हैं, मिस्टर मल्होत्रा, क्या अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं?
तो आर्यमन जी अपना सर हिलाते हैं। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप चिंता मत कीजिए, आपकी बॉडी मेडिसिन्स को अच्छे से रिस्पॉन्स दे रही है। आप 1 या 2 हफ्तों में फिर से नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। आर्यमन जी फिर से हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी बाहर बहुत से लोगों के आने की आवाज आती है। फिर वो लोग वार्ड के अंदर आ जाते हैं। यह और कोई नहीं, मल्होत्रा परिवार है, साथ में प्रताप और ठाकुर भी। जब उन्हें पता चला कि आर्यमन जी उठकर बैठे हैं और उनके शरीर में भी मूवमेंट हो रहा है, तो वो लोग तुरंत अपने अपने काम छोड़कर यहां आ गए थे। सबसे पहले अर्पित जी जल्दी से आर्यमन जी के पास पहुंचकर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक है ना? तो डॉक्टर अपनी नॉर्मल आवाज में कहते हैं, जी मिस्टर मल्होत्रा अभी ठीक है। वह मेडिसिन्स को अच्छे से रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और वह आज उठकर बैठ गए हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी में मूवमेंट शुरू हो गया है। अब सर्जरी के बाद वह फिर से नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। मेरे हिसाब से 1 या 2 हफ्ते में एकदम नॉर्मल हो जाएंगे। सब लोग खुश हो जाते हैं। वहीं अर्पित जी आर्यमन जी के सर को चूमकर कहते हैं, जल्दी ठीक हो जाओ बेटा, बहुत सालों से इंतजार कर रहे हैं। तो आर्यमन जी हाँ कहते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। उन्होंने बहुत सालों तक उनकी आवाज नहीं सुनी थी, जिसकी वजह से सब लोग भावुक हो गए थे। यंगस्टर्स में एकांश, ईशान, अत्तर, अर्श और अभय आए थे। यश और अभी अभी भी कॉलेज में ही थे। फिर सब लोग आर्यमन जी से मिलकर घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं आयु अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। तभी बाहर से अर्पित दस्तक करता है। आयु उसे अंदर बुलाती है। अर्पित उसे देखकर कहता है, वो सीबरवाल फिर से आया है और बाहर आपका इंतजार कर रहा है। आयु की आंखें ठंडी हो जाती हैं। वह कहती है, उसे वापस जाने के लिए कहो। तो अर्पित कहता है, मैं तो कब से यही बोल रहा हूं, पर वो इंसान नहीं सुन रहा। शैतान कहीं का। सुबह से मुझे परेशान किया हुआ है। शायद वो तुमसे मिले बिना नहीं जाएगा। ऐसे 2 दिन से यही कर रहा है। आयु एक गहरी सांस लेकर कहती है, उसे अंदर बुलाओ। अर्पित बाहर जाकर 30 साल के एक आदमी के पास जाता है, जो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर सामने देख रहा था। दिखने में अच्छा था, पर उसकी सीरत देखकर सूरत पर नहीं जाया जा सकता। यह इंसान है धीरज गुजराल, एक पॉलिटिशियन और साथ में बिजनेसमैन। इसके बहुत से इल्लीगल काम भी हैं। यह बहुत बुरा इंसान है, न जाने कितनी मासूम जिंदगियां खराब कर चुका है। और अब यह आयु के पीछे पड़ा हुआ है। आयु इसके लिए एक जुनून और जिद बन गई थी, जिसे यह पाना चाहता था। पर आयु ने कभी उसे घास भी नहीं डाली। हमेशा उसकी बेइज्जती की। पर वह बेशर्म की तरह फिर से आ गया। अर्पित उसे देखकर मुंह बनाता है। उसके पास जाकर कहता है, बॉस ने तुम्हें अंदर आने को कहा है। धीरज के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वह स्टाइल से आयु के केबिन की तरफ जाता है। बाहर से नॉक करता है। आयु उसे अंदर आने को कहती है। वह अंदर आता है। आने के बाद भी आयु उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डालती। धीरज दांत पीस लेता है। वह सामने वाली चेयर पर बैठकर उसे गौर से देखने लगता है। आयु उसके नजरें अपने ऊपर महसूस करके भी लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए कहती है, अगर अभी के अभी तुम्हारी नजरें मेरे ऊपर से नहीं हटीं, तो कल तुम दुनिया को नहीं देख पाओगे। धीरज कहता है, वो तो है ही, जाने मन। तुम्हें देखकर कौन दुनिया को देखना चाहेगा? वैसे तू मुझसे क्यों भाग रही है? क्या लगा, ऐसे भाग जाओगी तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा? ना बेबी, ना, इतनी जल्दी नहीं। अभी तो बहुत कुछ करना है। वह आयु को गंदी नजर से देखने लगता है। आयु को गुस्सा आता है। वह टेबल पर रखा ग्लास उठाकर सीधे उसके चेहरे पर फेंक देती है। ग्लास धीरज के माथे पर लगता है, जिससे उसकी खाल निकल जाती है और खून आने लगता है। वह हैरानी और गुस्से से आयु को देखता है।
आयु अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए कहती है, मैं कोई चीज नहीं हूं जिसे तुम पा सको। तुम्हारी जिद तुम्हारे पास ही रखो। तुम्हारे सारे धंधों के बारे में मुझे पता चल गया है। अगर अभी के अभी यहां से नहीं गए तो कल तुम्हारी बर्बादी का दिन होगा। धीरज गुस्से से कहता है, आए, इतने दिन से बर्दाश्त कर रही हो तो पंख निकल आए हैं? औरत है तो औरत बनकर रह। औरत सिर्फ मर्द के नीचे नाचने के लिए होती है। ज्यादा मुंह मत चलाया कर। इतने दिन से आकर प्यार से पूछ रहा हूं तो मुझे आसान समझ रही हो? देखना, बहुत जल्द तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। हर रात मेरे बिस्तर पर गुजरने के लिए तैयार रहना। यह सुनकर आयु का गुस्सा हद से ऊपर चला जाता है। वह तुरंत अपनी चेयर से उठकर उसके पास जाती है और उसे चेयर से उठाकर नीचे पटक देती है। फिर एक वास उठाकर उसके ऊपर दे मारती है। धीरज की फिर से खाल निकल जाती है। उसने आज पहली बार आयु का ऐसा रूप देखा था। आयु की लाल आंखें देखकर वह डरने लगता है। आयु उसके ऊपर अपनी हील्स रखकर दबाते हुए कहती है, हाउ डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसे बोलने की? क्या कहा, औरत सिर्फ मर्द के नीचे नाचने के लिए होती है? तुम्हारी कितनी घटिया सोच है। बिल्कुल तुम्हारी तरह। यह बात याद रखना, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो मर्द को देखकर सर झुका ले। मैं वो हूं जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हारी जान ले सकती हूं, पर अभी नहीं। अभी मैं तुम्हें बर्बाद करूंगी। देख लेना। और तुम जैसे नामर्द के साथ जिंदगी बिताने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। मैं तुम्हारी कभी नहीं होंगी। तुम्हारी बर्बादी बनूंगी। वह उसके ऊपर से पैर हटाती है और गार्ड्स को अंदर बुलाती है। इसे ऑफिस से बाहर फेंक दो। गार्ड उसे उठाकर बाहर ले जाते हैं। धीरज गुस्से से आयु को देखकर कहता है, इतनी बेइज्जती, वो भी एक औरत से? तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आयरा। तुम्हारा घमंड तोड़कर तुम्हें अपने नीचे ना किया तो मैं धीरज गुजराल नहीं। धीरज के जाने के बाद आयु अपने गुस्से को शांत करते हुए फिर से चेयर पर बैठकर काम करने लगती है। सर्जरी और हैरानी। अब तक आपने पढ़ा कि सब लोग आर्यमन जी के हेल्थ के प्रोग्रेशन की वजह से बहुत खुश हैं। वहीं दूसरी तरफ आयु के ऑफिस में धीरज गुजराल आता है और आयु के सामने गंदी बातें करता है। तो आयु उसको अच्छे सबक सिखाकर गार्ड्स को कहकर ऑफिस से बाहर फेंकने को कहती है। अब आगे। अब ऐसे ही यह दिन भी बीत जाता है। रात का वक्त। आयु के रूम में वह इस वक्त सो रही थी, पर उसकी माथे पर शिकन थी और वह पूरी पसीने से भीगी हुई थी। उसके दिमाग से एक आवाज आ रही थी, तुम्हारा बदला बाकी है। फिर एक लड़की की आवाज आती है, श्रेष्ठा, श्रेष्ठा, कितनी उछलती थी ना तुम। अब देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। हा 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 हा। अब उसे एक औरत की आवाज आती है, नहीं, प्लीज, मेरी बच्ची मुझे दे दो, प्लीज। नहीं श्रेष्ठा। अब आयु झटके से उठकर बैठ जाती है। वह पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी और गहरी सांसें ले रही थी। कुछ देर बाद जब वह शांत होती है तो वह अपने सर पकड़कर कहती है, यह कैसी आवाजें हैं? और मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मेरा अतीत मुझे कुछ कहना चाहता है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे पुकार रहा है? और वह औरत। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद जब वह थोड़ी शांत होती है तो वह फिर से लेट जाती है। पर उसे अब नींद नहीं आ रही थी तो वह बालकनी में जाकर काम करने लगती है। अब ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। आज आर्यमन जी की सर्जरी थी, सो नाज कोई अपने काम पर नहीं गया था और सब हॉस्पिटल में ही मौजूद थे। अभी कुछ डॉक्टर, जो आयु की टीम के लोग थे, वह ऑपरेशन थिएटर को तैयार कर रहे थे। सभी लेडीज तो ऑपरेशन सक्सेस होने की दुआ मांग रही थी। अब आयु भी हॉस्पिटल आ जाती है और अपने प्राइवेट लिफ्ट से अपने केबिन में चली जाती है, जो डायरेक्ट कनेक्टेड था। वहां उसके लिए एक डॉक्टर, जो उसी की टीम का एक पर्सन था, वह वेट कर रहा था। जब वह उसको आते हुए देखता है तो पहले ग्रीट करता है,
फिर कहता है, डॉक्टर आयु, सब कुछ रेडी हो चुका है। पेशेंट और ऑपरेशन थिएटर भी रेडी किया गया है। तो आयु कहती है, वेरी गुड। मैं सर्जिकल गाउन पहनकर आई हूं। तुम लोग सब कुछ फिर से चेक करना। मुझे गलती नहीं दिखनी चाहिए। तो वह अपना सर हिलाकर वहां से चला जाता है। फिर आयु अपना सर्जिकल गाउन पहनकर बाहर आती है और डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन एरिया से ऑपरेशन थिएटर की तरफ चली जाती है। वहीं फैमिली के लोग रिस्ट्रिक्शन एरिया के दूसरी तरफ थे, जिस वजह से न आयु उनसे मिली न वह आयु से मिले। अब आयु अंदर जाती है तो वहां सब लोग तैयार थे। आर्यमन जी को भी एनेस्थीसिया दिया गया था और उनके मुंह पर ऑक्सीजन मास्क था। जब आयु की नज़र आर्यमन जी पर पड़ती है तो उसको एक अलग सा खिंचाव महसूस होता है। उसने आज तक आर्यमन जी को नहीं देखा था। उनके केस को स्टडी करके ही अपने टीम को उनके ट्रीटमेंट की गाइड दी थी। इसीलिए वह आज तक आर्यमन जी से नहीं मिली थी। फिर वह अपना सर झटक कर आगे जाती है और उनकी सर्जरी परफॉर्म करने लगती है। यह सर्जरी पूरे दिन चलती है। वहीं बाहर सब लोग दिल कपकंप करके बैठे हुए थे। 3 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का बल्ब फिर से ग्रीन हो जाता है। सब अलर्ट होकर अंदर से किसी के आने का इंतजार करते हैं। सबसे पहले डोर ओपन होता है और 2 जूनियर डॉक्टर बाहर आते हैं। वह सभी फैमिली मेंबर्स को देखकर कहते हैं, सर्जरी सक्सेसफुल। आप लोग चिंता मत कीजिए। वह अब फिर से नॉर्मल इंसान बन जाएंगे। सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सब भगवान का लाख लाख शुक्रिया करने लगते हैं। अब वह लोग डॉक्टर आयु का इंतजार करने लगते हैं ताकि उसको अच्छे से थैंक यू कह सके। अब आयु भी कुछ डॉक्टर से बात करते हुए बाहर आने लगती है। उसने अभी भी अपने मुंह पर मास्क, सर्जिकल गाउन और सर पर हेड कैप लगाया हुआ था। वह बाहर आकर सबकी तरफ देखती है तो वह हैरान हो जाती है। वहीं वह लोग भी आयु की ग्रीन आंखें देखकर हैरान थे। उन्हें लग रहा था कि वह आयु है, पर वह लोग श्योर नहीं थे। पर एकांश उसे पहचान लेता है, जिस वजह से उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वह डिसबिलीफ में उसकी तरफ देखने लगता है। अब आयु अपने आसपास के डॉक्टरों को आगे जाने को कहती है, तो वह लोग उसको ग्रीट करके आगे चले जाते हैं। अब आयु अपना मास्क उतार देती है, तो सबको यकीन हो जाता है। पर साथ में उनके मुंह हैरानी से और बड़े हो जाते हैं। अर्पिता जी कहती हैं, आयरा बेटा, आप? क्या आप ही डॉक्टर आयु हो? तो आयु कहती है, जी दादी, मैं ही डॉक्टर आयु हूं। तो प्रवालिका जी कहती हैं, क्या? पर यह कैसे हो सकता है? तुम इतनी बड़ी बिजनेस वूमन, साथ में कॉलेज में प्रोफेसर, और अब डॉक्टर भी? कांट बिलीव दिस। निहारिका जी भी कहती हैं, हाँ बेटा, आप इतने बड़े डॉक्टर भी हो, वह भी इतनी छोटी उम्र में। तो आयु कहती है, इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, बट मैं ही डॉक्टर आयु, और मैं अपने प्रोफेशन को पैशन की तरह देखती हूं, और यह मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तो सब उसे अपनी भरी नजरों से देखने लगते हैं। अब यश कहता है, दी, यू आर रियली ऑसम। मैंने आज तक आप जैसे इंटेलिजेंट और जीनियस इंसान को नहीं देखा। आप सच में एक मिरेकल हो। डॉक्टर, बिजनेस वूमेन और प्रोफेसर, यू आर रियली अमेजिंग दी। तो आयु मुस्कुरा देती है और कहती है, अगर तुम्हें कुछ कर दिखाने का जुनून होता है तो उसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। वही जुनून हमें आगे ले जाएगा। तुम भी बहुत अच्छे हो और फ्यूचर में और अच्छा करोगे। आई बिलीव। तो यश मुस्कुरा देता है। तभी अभी पूछता है, और मैं भी अच्छा हूं ना? तो आयु कहती है, तुम दोनों अच्छे हो। कभी अपना रास्ता मत भटकना, ठीक है? फिर वह पूछती है, क्या मिस्टर मल्होत्रा आपका रिश्तेदार है? तो अर्पिता जी कहती हैं, जी बेटा, वह मेरा छोटा बेटा है, जो बहुत सालों से कोमा में है। तो आयु कहती है, डोंट वरी दादी, वह बिल्कुल ठीक है। एंड आई प्रॉमिस यू कि एक हफ्ते में नॉर्मल इंसान बनकर आपसे बात करेंगे।
तो अर्पिता जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह आगे जाकर आयु को गले लगाकर रोने लगती हैं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह आयु की बाहों में अपने सारे दुख बहा सकती हैं। वह आर्यमन जी से बहुत प्यार करती थीं और उनकी ऐसी हालत नहीं देख पाती थी। आज जब आयु ने यह कहा तो खुद को रोक नहीं पाई। वहीं आयु भी उनकी हालत समझ सकती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस उनकी पीठ थपथपाने लगी। बाकी मल्होत्रा परिवार भी उसको अपनी प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। उन्हें भी उससे एक अलग सा खिंचाव महसूस हो रहा था। बदलती चीजें। अब तक आपने पढ़ा कि आर्यमन जी का सर्जरी सक्सेस होता है। फिर सब लोग यह जानकर हैरान थे कि आयु ही जानी मानी डॉक्टर आयु है और उसको एडमायर करने लगते हैं। अब आगे। अब थोड़ी देर बाद अर्पिता जी शांत हो जाती हैं, तो वह आयु से दूर होती हैं। फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कहती हैं, जब से आप हमारी जिंदगी में कदम रखी हैं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। इतने सालों से कोमा में पड़ा हुआ था मेरा बेटा, पर तुम्हारे हमारी जिंदगी में आने से शायद कुछ बदल गया है। हम आपका शुक्रिया नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि अब से आप भी हमारी पोती हैं, और आप सच में हमारे लिए एक लकी चार्म हो। पता नहीं क्यों, पर जब से आपसे हम मिले हैं, तब से आपसे एक अलग ही अपनापन सा महसूस होता है। हमेशा खुश रहिए। तो आयु हल्का मुस्कुराते हुए कहती है, जी दादी, ये बस नॉर्मल सी बातें हैं, पर आप ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। मिस्टर मल्होत्रा बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, तो अर्पिता जी मुस्कुरा देती हैं। अब आयु उनके आंसुओं को पोंछ लेती है। फिर सबको देखकर कहती है, आई एम सॉरी एवरीवन, पर मुझे अभी जाना होगा। आई हैव लॉट ऑफ वर्क, तो सब अपना सरहामे हिला देते हैं। तो आयु वहां से सीधे अपने केबिन की तरफ चली जाती है। अब थोड़ी देर बाद आयु हॉस्पिटल से चली जाती है। वहीं बाकी फैमिली भी घर चले जाते हैं, सिवा कुछ लोगों के, जो वहीं रहकर आर्यमन जी को देखभाल करने वाले हैं। ऐसे ही आज का दिन भी बीत जाता है। रात को आयु घर आती है। वह आज बहुत लेट आई थी क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम था। उसने पहले ही अविका जी को बता दिया था कि वह लेट आएगी, पर फिर भी अविका जी ने उसके लिए इंतजार किया। जब आयु घर के अंदर जाकर अविका जी को उसका इंतजार करते हुए देखती है, तो वह थोड़ी चिंता और हल्के गुस्से से कहती है, मामा, आपको कितनी बार बताया कि आप ऐसे इंतजार मत किया कीजिए। अब तक खाना नहीं खाए हैं ना? तो अविका जी सोफे से उठकर उसके पास आती हैं, फिर उसके कोट और बैग लेते हुए कहती हैं, मेरी बेटी बाहर इतनी मेहनत कर रही है, और वह भी अब तक खाना नहीं खाई है, तो मैं चैन से कैसे रह सकती हूँ? इसीलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो आयु एक गहरी सांस लेकर कहती है, पर ऐसे आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। आप मेरी चिंता मत कीजिए। तो अविका जी कहती हैं, तुम मेरे चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे तुम्हारे लिए इंतजार करने में खुशी होती है। अब जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, मैं खाना लगा दूंगी। तो आयु अपना सरहा हिलाकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह अविका जी को जितना भी समझाए, पर अविका जी उसकी बात नहीं मानेंगी। फिर कुछ देर बाद वह फ्रेश होकर नीचे आती है। फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। उसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वही रात के 3 बजे आयु फिर से पसीने से लथपथ, नींद से झटके से उठ जाती है। वह गहरी सांस ले रही थी और उसकी दिल की धड़कनें भी बहुत तेज थीं। वह अपने आप को शांत करके खुद से कहती है, यह सब कुछ क्या हो रहा है? फिर से वही सब। आखिर वह औरत कौन है और मुझे उसकी ऐसी चीखें क्यों इतनी बेचैन कर रही हैं? फिर वह एक गहरी सांस लेकर फिर से सोने की कोशिश करती है, पर उसे नहीं हो पाता। उसने कल रात भी ठीक से नहीं सोई थी और आज बहुत मेहनत की थी। फिर वह कुछ सोचकर अपने कमरे से बाहर जाती है और सीधे अविका जी के कमरे की तरफ जाती है। जन्नत मेंशन में सभी कमरे के डोर्स डिजिटल लॉक्ड थे, जो उनके फिंगरप्रिंट से ही खुलते थे। पर अविका जी के कमरे में आयु का भी फिंगरप्रिंट है, जिससे वह आसानी से अंदर चली गई थी। फिर वह अविका जी के बगल में लेट जाती है और उनको गले लगाकर सो जाती है। जब अविका जी को महसूस होता है कि आयु उसके पास है, तो वह नींद में ही उसके पीठ पर थपकी देने लगती हैं, जिससे आयु के फेस पर मुस्कान आ जाती है। 4 दिन बाद का हाल। अब ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं।
इस बीच आर्यमन जी को होश आ गया था और अब वह बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन गए थे, पर सबसे ज्यादा ठीक से बात नहीं करते और हमेशा किसी सोच में डूबे रहते हैं, जिससे सब लोग परेशान थे। आयु भी उनके चेकअप करने नहीं गई थी क्योंकि उसका काम बहुत था, इसीलिए वह अपनी टीम को इंस्ट्रक्ट कर रही थी। वहीं अविका जी भी इन दिनों थोड़ी खुश थीं, पर वह नहीं जानती थीं कि उनकी जिंदगी में उनका अतीत लौट चुका है और बहुत जल्द उनकी जिंदगी फिर से बदलने वाली है। वही आयु भी बीते दिन के साथ तीनों फैमिली से बहुत अटैच्ड हो रही थी। वह लोग हमेशा उसको कॉल करके उसका हाल चाल पूछते और कुछ बात भी करते, जिससे आयु का बॉन्डिंग उनके साथ थोड़ा मजबूत हो गया था। वही एक्स स्क्वाड के ग्रुप में तो हमेशा यश और अभी और साथ में अभय भी जोक्स करते रहते, जिस पर आयु भी रिएक्ट करती थी। एकांश और आयु का रिश्ता। अब एकांश भी आयु से अच्छे से बात करता था, पर अभी उन दोनों का रिश्ता इतना भी आगे नहीं बढ़ा। वह बस दोस्त थे। भले ही एकांश के दिल में आयु के लिए फीलिंग्स थीं, पर आयु के दिल में भले ही एकांश के लिए फीलिंग्स थीं, पर यह बात आयु नहीं जानती थी क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं थी। पर एकांश के दिल में आयु के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। वह उसके लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार था। वह उसे इतना प्यार करता था, पर अभी तक उसने आयु के सामने इजहार तो किया, पर उसे समझाने की भी कोशिश नहीं की थी, क्योंकि वह पहले उनके बीच जो गैप है उसको फिल करना चाहता था। उसके बाद वह उसको अपनी फीलिंग्स को महसूस करवाना चाहता था। आयु का छोटा सा एक्सीडेंट। अब तक आपने पढ़ा कि सभी चीजें अपने हिसाब से चल रही थीं और अब तक आयु का सामना आर्यमन जी से नहीं हुआ। वहीं आर्यमन जी होश में आने के बाद नॉर्मल इंसान बन गए थे, पर वह सबसे ठीक से बात नहीं करते थे और हमेशा किसी सोच में डूबे रहते थे। अब आगे। अस्पताल में इस वक्त आर्यमन जी के वार्ड में सब लोग मौजूद थे। आज संडे था तो सब लोग उनके पास आ गए क्योंकि कल वह डिस्चार्ज होने वाले थे और आज आयु खुद जाकर उनके टेस्ट करने वाली थी। सब लोग आयु से भी मिलना चाहते थे, इसीलिए सब हॉस्पिटल में आ गए और आर्यमन जी से बात कर रहे थे। वही आर्यमन जी उनके सवालों का ठीक ठाक जवाब दे रहे थे और सभी बच्चों से भी बात कर रहे थे। वह लोग भी उनके उठने से बहुत खुश थे, पर वह थोड़े परेशान नजर आ रहे थे, जिसे अर्पिता जी जो बहुत दिनों से नोटिस कर रही थीं, वह उनसे पूछती हैं, आर्य, क्या हुआ? हम बहुत दिन से देख रहे हैं, तुम कहीं खोए रहते हो और परेशान भी। डॉक्टर ने कहा न कि तुम्हें किसी चीज के लिए स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए, वरना फिर से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ेगा। तो आर्यमन जी कहते हैं, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूं। तो अर्पिता जी थोड़ी सख्त होते हुए कहती हैं, अपनी माँ से झूठ बोल रहे हैं आप। इस बार नीलंबारी जी भी कहती हैं, हाँ आर्य, हम सब देख रहे हैं तुमको। जब भी हम आते हैं, तुम्हारा ध्यान हम पर बहुत ही कम ही होता है और हमेशा तुम किसी सोच में डूबे रहते हो। तो आर्यमन जी अपनी आंखें बंद करते हैं, फिर खोलकर सबसे कहते हैं, मुझे आप सबसे एक बात बताना है, तो सब उनको देखने लगे। तो वह कुछ कहने को होते, पर उससे पहले नर्स अंदर आते हुए कहती है, प्लीज आप लोग कुछ देर के लिए बाहर जाइए, हमें चेकअप करना है। तो सब लोग वहां से बाहर जाने लगे। वही आर्यमन जी की बात अधूरी रह गई। अब सब लोग बाहर चले गए थे। वही नर्स अंदर आर्यमन जी का चेकअप करने लगी, उनकी वाइटल्स और बाकी सब कुछ चेक करने लगी, ताकि आयु के आने के बाद उसको किसी गलती के लिए डांट न पड़ जाए। वही दूसरी तरफ आयु अपनी कार खुद ड्राइव करते हुए अस्पताल की तरफ जा रही थी। उसने अभी अभी अपने ऑफिस से एक मीटिंग पूरी करने के तुरंत बाद निकल गई थी और वह आज आर्यमन जी का चेकअप करने हॉस्पिटल आ रही थी। तभी उसको अर्पित का कॉल आता है, तो वह ब्लूटूथ गाड़ी से कनेक्ट करके उठा देती है और ड्राइव करने लगती है। अब अर्पित दूसरी तरफ से कहता है, आयु, तुम कहाँ हो? तो आयु कहती है, हॉस्पिटल जा रही हूँ, मुझे एक पेशेंट की चेकअप करनी है और तुम कहाँ हो? तुम मुझे, आयु, सिर्फ तब बुलाते हो जब मेरे घर में होते हो। इसका मतलब अभी तुम मेरे घर में हो। एम आई राइट? तो अर्पित दूसरी तरफ से अपनी गर्दन नीचे लेता है, क्योंकि वह आयु को बिना बताए उसकी कंप्लेंट अविका जी से करने उसके घर गया हुआ था। वह कभी कभी ऐसा करता था कि आयु जो ऑफिस में उसको टॉर्चर करती थी, वह हमेशा उसके घर जाकर अविका जी को बात कर अपने दुख बांटता रहता था, और यह बात आयु को भी पता थी। अब आयु फिर से कहती है, क्या शिकायत करने गए हो?
हमेशा मेरी शिकायत तुम्हारे पास रेडी रहता है न, जो हफ्ते में एक बार चले जाते हो। तो दूसरी तरफ से अर्पित झूठी हंसी हंसते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस आंटी को मिस कर रहा था तो आ गया। वही उसकी बात सुनकर घर के लोग, मतलब अविका जी, अनिका, ध्रुव, ध्रुविका और प्रवीण जी अपना सर हाँ में हिलाने लगते हैं, क्योंकि वह हमेशा ऐसे ही पकड़ा जाता है। अब आयु कहती है, आप झूठे कहीं और सुनना, भाई मुझे नहीं। वैसे कुछ काम है क्या? तो अर्पित कहता है, नहीं, हम बस यह पूछने के लिए कॉल किया है कि तू घर कब आने वाली है। आज संडे है ना, थोड़ा एंजॉय करने के लिए। फिर ध्रुविका उसके हाथ से फोन छीनकर फोन को स्पीकर पर रखते हुए कहती है, हादी, जल्दी घर आइए ना, हम थोड़ा एंजॉय करेंगे। तो आयु हल्की मुस्कान के साथ कहती है, ठीक है। तभी उसके सामने एक कार आती है और अचानक से आने की वजह से आयु की कार की टक्कर उस कार से हो जाती है। तो फोन के दूसरी तरफ बाकी लोगों को भी तेज आवाज सुनाई देती है, जिससे सब लोग घबरा जाते हैं। अब तेज टक्कर की वजह से फोन भी कट चुका था, क्योंकि आयु का हाथ उस डिस्प्ले पर लग गया था, जिससे फोन कट हो जाता है। अब आयु अपनी आंखें खोलकर सामने देखती है, तो वहां उसके सामने एक स्पोर्ट्स कार आई थी, जो उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। वह जल्दी से अपनी सीट बेल्ट खोलकर गुस्से से बाहर निकलती है। फिर आगे जाकर उस कार के विंडो पर नॉक करती है। तो एक लड़की शीशा डाउन करती है। उसके बगल में एक लड़का भी था। वह उन दोनों को देखकर कहती है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? ऐसे रूट में गाड़ी कौन चलाता है, और वह भी इतनी तेज? तो वह लड़का कहता है, वी आर रियली सॉरी, हम कुछ झगड़ा कर रहे थे तो हमने ध्यान नहीं दिया। तो आयु कहती है, अगर झगड़ा हो रहा है तो गाड़ी को साइड में रोककर झगड़ा कीजिए या अपने घर में। अगर टक्कर तेजी से हुआ तो माइंड इट। तो वह दोनों जल्दी से अपना सर हाँ में हिला देते हैं। फिर आयु अपनी कार को देखती है तो कुछ डैमेज नहीं आया था। वैसे आयु जिस कार को यूज करती है, वह कार खुद आयु की कंपनी से ही मैन्युफैक्चर हुई थी, जो रोल्स रॉयस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसके मैकेनिज्म्स भी बहुत ही अलग हैं। आयु ने अपने लिए बिल्कुल वैसे ही कार बनवाया था, जो उसने अपने पिछली जन्म में बनवाया था। पर दूसरी गाड़ी में बैठे लोगों के गाड़ी में हल्का बम्प आया हुआ था। अब आयु उनको एक लास्ट वार्निंग देकर अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। जिंदगी के अहम हिस्सा। अब तक आपने पढ़ा कि अर्पिता जी आर्यमन जी के बिहेवियर से तंग आकर उनसे पूछ लेती हैं, तो वह उनको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही नर्स वहां आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आयु हॉस्पिटल आ रही थी और बीच में अर्पित से भी बात कर रही थी, तभी उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। अब आगे। अब वही जन्नत पैलेस में इस वक्त सब लोग परेशान थे, क्योंकि आयु फोन नहीं उठा रही थी, और जब उन लोगों ने उस टक्कर की आवाज सुनी थी, तब सब लोग डर गए थे, खास करके अविका जी। अब वह अर्पित को देखकर कहती हैं, अर्पित, मुझे जल्दी से जल्दी बता दो कि आयु कहाँ है। मैं अभी वहां जाऊंगी। तो अर्पित उसका गुस्सा समझकर कहता है, माँ, मैं चला जाऊंगा। आप यहीं रहिए और हमारा इंतजार कीजिए। तो अर्पित उसका गुस्सा समझकर ओके कहता है। फिर आयु की कार के एड्रेस को ट्रेस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ आयु हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। अस्पताल से कुछ ही दूर पर वह टक्कर हुआ था, और उसका फोन उस टक्कर की वजह से दूसरी सीट के नीचे गिर गई थी। वह भी उस एक्सीडेंट के गुस्से और कुछ सोचते हुए अपने फोन के बारे में भूल गई थी, और वह बिना अपना फोन देखे ही अंदर चली गई। वही आर्यमन जी के वार्ड में अब तक वह नर्स जा चुकी थी और सब लोग फिर से वार्ड के अंदर चले गए थे। अब अर्पिता जी फिर से आर्यमन जी के बगल में बैठ जाती हैं। वही आर्यमन जी के दूसरी तरफ नीलम्बारी जी और कामाक्षी जी बैठी थी। कामाक्षी जी पूछती हैं, बेटा, आप कुछ बताने वाले थे? तो आर्यमन जी को याद आता है, तो वह अपना सर हाँ में हिला देते हैं। पर वह कुछ कहते उससे पहले ही वार्ड का डोर फिर से खुलता है और फिर से उनकी बात वहीं रुक जाती है। पर इस बार अंदर आयु आई थी। जब सबकी नजर आयु पर पड़ती है तो सबके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वही आर्यमन जी को आयु को देखकर कुछ बेचैनी जैसा महसूस होने लगी। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उनको वह बिल्कुल अपने जैसी लग रही थी, जिससे उनका ही कार्बन कॉपी हो। अब आयु को देखकर अर्पिता जी,
नीलंबारी जी और कामाक्षी जी एक साथ गले लग जाते हैं। फिर प्रवालिका जी, कृषिका जी, त्रिषा जी, ऐसे वह लोग भी गले लग जाते हैं और सब आयु से मिलते हैं। आयु भी उनसे अच्छी तरह से मिलती है। फिर जब उसकी नज़र आर्यमन जी पर पड़ती है तो वह भी बिल्कुल आर्यमन जी जैसा ही महसूस करने लगी। अब बाकी लोग भी उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे थे और जैसे जैसे ऑब्जर्व कर रहे थे वैसे वैसे उनकी आंखें बड़ी हो रही थीं, क्योंकि वह दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, खासकर उन दोनों की आंखें मिलती हैं। सबके मन में यही चल रहा था कि यह कैसा कोइंसिडेंट है। वही अर्पिता जी तो कुछ और ही सोच रही थीं, अगर आर्य की शादी होती तो बिल्कुल आयु जैसी ही बेटी उसकी भी होती। पर आयु बिल्कुल उसकी तरह ही दिख रही है। ये कैसा चमत्कार है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि बाकी लोग भी यही सोच रहे थे कि अगर आर्यमन जी की कोई बेटी होती तो बिल्कुल आयु जैसी ही होती। अब आयु होश में आकर आगे जाती है। उसके पीछे एक नर्स और उसकी टीम की एक जूनियर डॉक्टर भी है। आयु आर्यमन जी के बगल में जाकर खड़ी होती है और उनको देखकर पूछती है, मिस्टर मल्होत्रा, हाउ आर यू फीलिंग? तो आर्यमन जी कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखते हैं, क्योंकि वह उनको बच्ची लग रही थी और वह अब तक उसको नहीं जानते हैं। हाँ, उन्होंने सबसे उसके तारीफ सुने थे, पर वह अब तक उसको नहीं देखे थे। वही उनके चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर आयु अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है, आई एम डॉक्टर आयु। तो आर्यमन जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह कहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया हमें फिर से एक नॉर्मल इंसान बनने के लिए। तो आयु कहती है, यह मेरा फर्ज है, तो आपको धन्यवाद बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप कैसे महसूस कर रहे हैं? तो आर्यमन जी कहते हैं, हम बिल्कुल ठीक हैं बेटा। अब हमें दर्द भी बहुत कम होता है। तो आयु सबसे पहले उनके वाइटल्स चेक करती है, उसके बाद उनके स्टेटस और साथ में उनके ब्लड प्रेशर भी। फिर थोड़ी सीरियस आवाज में पूछती है, आप किसी चीज के बारे में परेशान हो रहे हैं? तो आर्यमन जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तो आयु कहती है, मैं डॉक्टर हूं। मैं आपकी आंखें देखकर ही बता सकती हूं कि आप क्या सोच रहे हैं। इतना कहकर वह उनके आंखों में देखने लगी। तो आर्यमन जी कहते हैं, मैं मेरे जिंदगी के एक अहम हिस्से के बिना मैं जी नहीं सकता, उसके बारे में सोच रहा हूं। तो सब उनकी तरफ कंफ्यूजन से देखने लगे। किसी को उनकी बात समझ नहीं आई। वही आयु उनके आंखों में किसी के लिए बेशुमार प्यार और तड़प देख पा रही थी। वह उनके कंधे पर हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, आप जिस अहम हिस्से की बात कर रहे हैं वह आपकी जिंदगी में फिर से आएगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तो आर्यमन जी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह उसके हाथ पर हाथ रखकर कहते हैं, अगर आपकी कही हुई बात सच हुई तो मुझसे ज्यादा खुश इंसान नहीं होगा। तो आयु अपनी दूसरी हाथ से उनके आंखों में आंसू पोंछती है और उसको आर्यमन जी के आंखों में ऐसे आंसू बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहे थे और वह इसका कारण नहीं जानती। वही आर्यमन जी को लग रहा था कि वह फिर से जिंदा हो गए हैं। वही नीचे अस्पताल के बाहर 3 गाड़ियां आकर रुकती हैं और उनमें से अर्पित और अविका जी बाहर आते हैं। अविका जी के अंदर आते ही सब लोग उनको रेस्पेक्टफुली ग्रीट करने लगे। वही अविका जी आयु की चिंता में थीं और वह जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहती थीं। इसलिए वह जल्दी से रिसेप्शन के पास जाकर आयु के बारे में पूछती हैं, तो वह भी रेस्पेक्टफुली आर्यमन जी के वार्ड के बारे में बता देती है, जिससे वह जल्दी लिफ्ट में चली जाती हैं और ऊपर के फ्लोर की बटन प्रेस करती हैं। उन्होंने अर्पित के लिए भी इंतजार नहीं किया था। वही अर्पित बाहर ही रह जाता है।